Hello everyone, today we are going to start the conquest of Bengal. The conquest of Bengal and eventually the whole of India opened up a vast market for manufactured textile from Britain. जो बंगाल का कॉन्कर था वो इंडिया के लिए पूरी तरीके से एक वास्ट मार्केट ओपन कर रहा था जिससे कि हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करें ब्रिटेन से. The Industrial Revolution was already in full swing and Britain began to dump its finished textile in India. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो ऑलरेडी बहुत हवा में था और ब्रिटेन ने इंडिया के टेक्सटाइल को डंप करना ख़त्म कर दिया था. इंडिया वंस द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर वाज नाउ फोर्स्ड टू बिकम इम्पोर्टर. अब क्या हुआ, इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था अब उसने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, उसको फोर्स किया कि इम्पोर्ट किया जाए. जो ब्रिटिश थे उन्होंने वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी को मानना शुरू कर दिया. इसका मतलब था कि जो ब्रिटिश टेक्सटाइल है वो इंडिया में तो आते थे लेकिन कोई भी ड्यूटी इन पे पे नहीं की जाती थी, जबकि इंडियन टेक्सटाइल अगर इंग्लैंड में जाता था तो उस पर उनको हेवी ड्यूटीज पे करना पड़ती थी. इसके साथ क्या हुआ, ब्रिटिश का जो कॉटन क्लॉथ था वो भी मैन्युफैक्चर होने लगा मशीन पे और ये बहुत सस्ता हो गया. इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको बिजनेस के बाहर फेंक दिया गया. As the British went about conquering one Indian territory after another, the native rulers, nobbies, landlords, others who patronized the craftsmen lost their power. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन टेरिटरी को कॉन्कर करना चाहते थे तो जो उनके नेटिव रूलर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन सब ने यहाँ के क्राफ्टमैन्स को उनकी पावर खो दी. एज ए रिजल्ट देयर वाज अ सडन डाउनसाइड इन डिमांड. और क्या हुआ, जब बहुत सडन डाउनफॉल आया डिमांड में. जो लॉस था वो एक पर्टिकुलर वीवर से लेके उन सबको था जो ब्रोकेट्स एक्सपेंसिव टेक्सटाइल तक भी प्रोड्यूस करते थे. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर हुआ करता था. अब वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगा और मैन्युफैक्चर गुड्स जो है ब्रिटिशर्स से इंपोर्ट करने लगा. ये जो गुड्स इंडियन मार्केट में वर्चुअली आया और इंडियन गुड्स जो थे वो ब्रिटेन मार्केट्स में जाने लगे. तो ब्रिटिश के जो क्लोथ्स थे, कॉटन क्लोथ्स थे, वो इंडियन मार्केट में सेल होने लगे और बहुत सारे वीवर्स और स्पिनर्स थे जो जॉबलेस हो गए. जो लोग बुनाई करते थे, कढ़ाई करते थे, उनको उनकी जॉब नहीं रही. डी अर्बनाइजेशन. विद द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री देयर वाज अ लार्ज स्केल डी अर्बनाइजेशन. अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म होने लगी, हमारा जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री था वो भी कम हो गया. जो मेन सेंटर था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 18th सेंचुरी के लास्ट में वो कहाँ था, मुर्शिदाबाद और ढाका ईस्ट में, पाटन, अहमदाबाद और सूरत वेस्ट में, लखनऊ, जयपुर, बनारस नॉर्थ में, पेटाबोली, मसूलीपट्टनम और चेन्नई साउथ में. यही सिर्फ रह गए थे जहाँ पे कहीं पे क्लोथ्स बनते थे. इंक्रीज प्रेशर ऑन लेबर. द चेंज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर. अब क्या हुआ, सारा प्रेशर कहाँ आ गया, एग्रीकल्चर पे. जो जनरेशन थी, वीवर्स, स्पिनर्स, ये सब अपने क्राफ्ट में प्रैक्टिस तो करने लगे थे लेकिन इनके स्किल्स कुछ यूज़ नहीं आ रही थी, इसलिए क्या हो गए थे, जॉबलेस. अभी क्या बन चुके हैं, एग्रीकल्चरल लेबर, मतलब किसान. जो मॉडर्न मशीन्स थी जो इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी वो इंडिया में बहुत लेट आई और उससे क्या हुआ, जो फैक्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन गया, अंडर एम्प्लॉयड हो गए. नाउ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया एक कॉलोनी बन के रहे और इसके लिए उसने कैसे हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया. However, despite the reluctance of British to start modern industry in India, the process of industrialization started in India from the 1850s. जो ब्रिटिश था वो मॉडर्न इंडस्ट्री को इंडिया में स्टार्ट करने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस फिर से इंडिया में शुरू हुई और बहुत सारी मिल्स थी जो कि सेटअप की गई अमीर बिजनेसमैन के थ्रू जो ऑलरेडी इंडियंस थे. मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज. मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो थी वो सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आई थी जो कि कॉटन और जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी. कॉटन टेक्सटाइल. द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई.
जो पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल था वो सबसे पहले मुंबई में 1854 में सेटअप किया गया कोवास जी नाना बॉय दवार से। मुंबई जो था एक आइडल सेंटर था जहाँ पे मिल को सेटअप किया गया और कच्चा कॉटन इजीली यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता था क्योंकि ये काली मिट्टी में वेस्टर्न इंडिया में ही ग्रो होता था। 1900 एडी में कम से कम 100 मिल्स मुंबई में ऑपरेट हो रही थी और बाद में ये जो मिल है ये अहमदाबाद कानपुर इन जगह पे भी सेटअप की गई। बहुत सारी कॉटन मिल्स थी जो इंडियंस के थ्रू ओन की जा रही थी। बहुत सारे वीवर्स स्पिनर्स थे जिन्होंने अपना लिवलीहुड का सोर्स खो दिया था और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कम हो गई थी और अभी लोग इन मिल्स पे काम करने लगे थे। हेवी इंडस्ट्री जो मॉडर्न इंडस्ट्री इंक्लूड होती थी जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, केमिकल, पावर इंडस्ट्री, इन सब में भी दूसरे इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट थी। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में सेटअप की गई इंडिया में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको हम बोलते हैं टेस्को, ये सेटअप किया गया साक्षी में। अब जमशेदपुर में जो है जमशेदजी टाटा के थ्रू 1922 एडी में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया। अब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये बेंगलोर और मैसूर में भी सब सेटअप की गई है। इसका जो डेवलपमेंट है ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। अदर इंडस्ट्री जो जूट इंडस्ट्री थी वो बंगाल में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। बहुत सारी जूट इंडस्ट्री ब्रिटिश के थ्रू भी ऑन की जा रही थी। ऑनर कौन थे? ब्रिटिश। कोल माइनिंग स्टार्ट किया गया मिड 19th सेंचुरी में। कोल माइंस कहाँ थे? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। ये कोल सप्लाई करते थे रेलवेज के यूज़ के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए और आयरन और के लिए जिससे स्टील बनता था। अदर इंडस्ट्रीज ने स्पोर्ट ग्रोथ किया जिसमें शुगर, सीमेंट, पेपर, मैचेस और ग्लास ये सब बनाए जाते थे। ठीक है ना। प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में